जी हाँ, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पिछले 9 दिन से मिडिल ईस्ट में जारी जंग में आग में जल रहा है। दरअसल ईरान के शहरों में तबाही का मंजर दिख रहा है। आज भी अमेरिका इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर भीषण बमबारी की है, अटैक किए हैं। इजराइल ने ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाया तो ईरान के तेल डिपो पर किए गए हमलों में 4 टैंकर ड्राइवरों की मौत हो गई है। इन हमलों के बाद कई जगह पर तेल फैल गया है और आग लग गई है, जिससे सड़कों के किनारे आग की भीषण लपटें भी दिखाई देने लगी हैं। इनके अलावा ईरान के शहर नसफाबाद में अमेरिका और इजराइल के डबल मिसाइल अटैक में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन इतनी तबाही के बावजूद ईरान कदम पीछे नहीं हटा रहा, हर वार का पलटवार भी कर रहा है। ईरान की सेना ने कह दिया है कि जंग अगर 6 महीने तक लड़नी हो तब भी लड़ेंगे, यानी हम तैयार हैं। अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करने वाले। सवाल ये है कि आखिर मिडिल ईस्ट की ये जंग कब तक चलेगी, कब तक युद्ध की आग धधकती रहेगी और इस महासंग्राम का अंजाम आखिर क्या होगा। इस मुद्दे पर आज हम करने वाले हैं बात, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। धुआं आसमान, तबाह होता ईरान। नॉन स्टॉप मिसाइलों की बरसात, ईरान की आज आखिरी रात। फुल एंड फाइनल इंतकाम, कब तक जंग लड़ेगा ईरान। धुआं, दूर दूर तक आग की लपटें, धुएं का गुबार ऐसा जैसा ज्वालामुखी फटा। जमीन से लेकर आसमान तक ये खौफनाक मंजर ईरान का है। तेहरान में तेल भंडार के पास भीषण आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। दिन हो या रात, ईरान लगातार धधक रहा है, बम बारूद की मार झेल रहा है। कब कहां से मिसाइलों की बौछार हो जाए कहा नहीं जा सकता, फिर भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में कोहराम मचा रखा है। महाजंग के 9वें दिन इजराइल ने ईरान में तेल भंडार और रिफाइनरी फैसिलिटी से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक भयंकर बमबारी में ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और 3 तेल डिपो को बनाया गया निशाना। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए 5 देशों पर हमले किए। इनमें इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई शामिल हैं। इन तमाम हमलों के बीच ईरान की IRGC ने कहा कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 6 महीने तक जंग लड़ने में सक्षम। नेतन्याहू और ट्रंप की जंगी जुनून में ईरान दहल रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। शहर के शहर कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं, लेकिन ईरान सरेंडर करने को राजी नहीं। ईरान बदला ले रहा है, इजराइल और अमेरिका के मददगार देशों पर अटैक कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान में इतनी ताकत है कि वो 6 महीने तक इजराइल और अमेरिका के सामने टिक पाए। और सवाल ये भी है, अगर ये जंग 6 महीने तक चली तो दुनिया का क्या हाल होगा। क्या अब तक तीसरे वर्ल्ड वार की चौखट पर दुनिया खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं, और इनके अलावा हमारे साथ निपुण आलम बयान फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनके अलावा करोड़ी सिंह जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। कर्नल संजीव मलिक रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम और इस चर्चा में। लेकिन शुरुआत मैं हिमांशी जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। जंग चाहे किसी के भी बीच की हो, चाहे किसी भी देश की हो, लेकिन नुकसान दोनों तरफ होता है। ईरान को ही नुकसान नहीं पहुंच रहा है, बल्कि इजराइल और अमेरिका को भी इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर भी नुकसान पहुंच रहा है। अभी मैं आंकड़ा पढ़ रही थी तो उसमें मैंने पढ़ा कि अमेरिका को अब तक कुल 2.52 अरब डॉलर का कुल नुकसान हुआ है। जितने भी अमेरिकी बेस पर हमले हुए हैं, चाहे वो जॉर्डन में हुए हों या फिर कुवैत में हुए हों, कतर में हुए हों, यूएई में हुए हों, यहाँ पर इकोनॉमिक नुकसान अमेरिका भी झेल रहा है। जी नमस्कार मनीषा जी और जय हिंद। अभी तक अमेरिका $3 ट्रिलियन इस पे ऑलरेडी खर्च कर चुका है, तो बहुत बड़ी रकम है। और जिस तरीके से ईरान कह रहा है कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका के इकोनॉमिक्स पे और ज्यादा प्रेशर आने वाला है। देखिए जो इस समय वार के हालात हैं, क्योंकि आप अगर पूरी मशीनरी वॉर के लिए सस्टेनेंस के लिए आप झोंक देते हैं, और पहले आपके 2 जलबेड़े ऑलरेडी वहां पे मौजूद थे, तीसरा आपने मूव किया है, अप्रत्याशित तौर से लड़ाई बढ़ चुकी है। क्योंकि शायद इनको लगा था कि खामेनेई को खत्म करने के बाद में ये ईरान को डिसइंटीग्रेट करके उस पर कब्जा कर पाएंगे, वो तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से ईरान इन पे वॉर कर रहा है, उसमें इंटरसेप्शन के लिए जो मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं, तो कुछ हजार डॉलर्स का ड्रोन, वो इनको करोड़ों की मिसाइल है, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए दागनी पड़ रही है। दूसरा, जो मध्य एशिया की जो इकोनॉमी थी, उसमें भी आप देखें तो वो ऑयल पे और टूरिज्म पे निर्भर करती थी, वो खत्म होती दिख रही है। युद्ध का विस्तार जो है हमें अब ओस्लो तक देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीजें अब फैल रही हैं, पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया है। तेल के दाम ऑलरेडी बढ़ गए हैं, शेयर मार्केट डगमगा गया है, सोने के दाम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका विस्तार जो है बहुत ज्यादा इस समय हो गया है। अभी इस समय अगर कोई रिच है तो वो भारतीय महिलाएं हैं जो बहुत सारा सोना अपने पास रखती हैं। तो मुझे लगता है इस समय अगर कोई खुश है तो वही होंगी। दैट इज ऑन द लाइटर साइड, क्योंकि आज वुमेन्स डे है। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी शुभकामनाएं। और आपने महिलाओं का जिक्र किया तो मुझे याद भी आ गया कि मैं आपको शुभकामनाएं दूं। ठीक है, निपुण जी का मैं रुक कर लेती हूँ। निपुण जी, तेहरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हो रहा है, जो तीसरी सबसे बड़ी ईरान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। निश्चित तौर पर यहाँ पर गल्फ कंट्रीज के लिहाज से देखें या केवल ईरान के लिहाज से देखें तो नुकसान तो है, ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाना, और वो टारगेट पूरी तरीके से अब समझ में आ रहा है कि आप कहां पर चोट करना चाहते हैं, और उसमें हासिल होता हुआ भी इजराइल अमेरिका नजर आता है। फिर मनीषा जी, पहले आपको और लेफ्टिनेंट कर्नल जो हमारी बहन है उनको भी वुमेन्स डे की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अभी आपका जो प्रश्न है, देखिए वॉर जब शुरू होता है तो आप जानती हैं कि किस दिशा की ओर जाए ये किसी को पता नहीं होता। और देखिए होता क्या है कि हम किसी को कब कितना आंकते हैं और कितना पहले से अनुमान लगाते हैं, ये एक अलग विषय होता है। लेकिन जब हम रियल वॉर में जाते हैं तभी पता चलता है कि क्या रियल पावर है, क्या रियल शक्ति है देशों की, और उसी के माध्यम से क्या होता है कि आप शक्ति का एक मेजरमेंट कर पाते हैं और रियलिटी में युद्ध की विभीषिका होती है। यहाँ तक स्थिति नहीं है। मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा अभी कुछ ईरान के ऐसे जगह भी अटैक किया जा रहा है जहां से कई गांवों की जो वाटर सप्लाई है वो भी बंद हो गई है। तो केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि वाटर सप्लाई भी चोक करने की कोशिश है ताकि ईरान क्या हो जल्द से जल्द घुटने टेके। देखिए निश्चित रूप से बात है कि भले ही ईरान कितने भी दावा करे और कितने भी बात कहे कि हम लंबी वॉर लड़ने के लिए तैयार है, देखिए ईरान खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं है। बात यह है कि चीन और रशिया चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उस पर डिपेंड होगा। अगर चीन रशिया चाहते हैं कि ये वॉर लंबा जाए तो वो ईरान को पूरा सपोर्ट करेंगे और उसी के माध्यम से ये वॉर लंबा जाएगा। देखिए कुछ समय पहले आपको याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था,
सब लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि सर रशिया। एक और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर चीन और रूस ये चाहते हैं कि ये 6 महीने तक एक्सटेंड होगा तो फिर उन्हें मदद करनी होगी, प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्ट मदद करनी होगी। यानी कि ईरान जब ये कह रहा है कि IRGC को मैं सुन रही थी, वो ये कह मतलब उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये जो पूरा युद्ध है, ये जो पूरी फाइट है, पूरी जंग है, ये 6 महीने तक लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। यह संकेत है कि चीन और रूस अब मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये क्या एक तरफ से बयान आना, दूसरी तरफ से अब आपका आकलन कह रहा है कि ईरान तभी 6 महीने तक खींच सकता है जब चीन और रूस डायरेक्ट मदद पहुंचाते हैं? तो देखिए, चीन और रूस खुलकर सामने नहीं आएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प उन्हीं की होगी। नहीं तो ईरान जो 1979 से अमेरिका से फाइट कर रहा है और 95 से 1995 से लगातार सेशन झेल रहा है, तो मैं तो नहीं मानता कि ईरान की इकोनॉमी इतने स्ट्रेंथन है कि वो अमेरिका के साथ एक लंबा वॉर लड़ ले। देखिए, केवल वॉर की बात नहीं होती कि वॉर में जो आपका खर्च होता है, बल्कि होता ये है कि वॉर के दौरान आपका प्रोडक्शन भी आपका बंद हो जाता है, आपके तमाम सारी एक्टिविटीज जो होती है वो चौक हो जाती हैं। आपका पूरा फोकस केवल वॉर के ऊपर, और वॉर मशीनरी चलाने के लिए आपको चाहिए होते हैं फंड्स। फंड्स कहाँ से आएंगे? मिसाइल्स चलानी है, उन सब के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? ये बड़ा विषय है। मैं मान रहा हूं कि जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर लंबा चला और वो कहीं ना कहीं यूक्रेन को जो वेस्ट ब्लॉक ने मदद की, उस मदद के कारण यूक्रेन टिका रहा, तो ऐसा ही वॉर में उलझाना चाहेगा चाइना और रशिया भी, कि अमेरिका भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में उलझे, तो ईरान उसके लिए एक बहुत ही मुनाफिक जगह बन सकता है। क्योंकि ईरान एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और पुरानी सिविलाइजेशन में नेशनलिज्म बड़ा हावी होता है। तो ईरान मुझे लगता है कि एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। और एक बात तो जान लीजिए मनीषा जी, कितनी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो इसमें हो ही नहीं सकता कि ग्लोबल पावर का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो। बगैर ग्लोबल पावर के इन्वॉल्वमेंट के तो वॉर हो ही नहीं सकती दो शक्तियों के बीच में, दो देशों के बीच में। ठीक है।